next topic is relations. We are doing maths chapter 2 relations and functions. उसका ये next topic है relation. बहुत ही simple concept है इसका. So relation किसके बीच में होता है? So basically हमारे जो human relations होते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा similar है mathematics का ये जो concept है relations. So if you look here carefully, दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी. सेट ए में कुछ नाम है, सेट बी में कुछ नाम है, ठीक है. सेट ए में सारे बॉयज है, सेट बी में सारे गर्ल्स है, और यहाँ पे रिलेशन है सैडली इज अ ब्रदर ऑफ. सैडली को ज्यादा सीरियसली मत ले लेना, ये एग्जाम्पल है, ठीक है. इज अ फ्रेंड ऑफ भी हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, जो तुम चाहो हो सकता है. करेक्ट, ठीक है. तो इज अ ब्रदर ऑफ. अब ये जो रिलेशन है ये एग्जिस्ट करता है एलिमेंट्स बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी. सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इज अ ब्रदर ऑफ. ठीक है. सो राम इज अ ब्रदर ऑफ आशा, जमील इज अ ब्रदर ऑफ जरीना, जॉन इज अ ब्रदर ऑफ मैरी, श्याम इज अ ब्रदर ऑफ सुषमा. ऐसे करके हम लोग रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं. तो रिलेशन है क्या बेसिकली? सो रिलेशन सेट है. सेट क्या है? सेट. किसका सेट है रिलेशन? रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर का सेट है. रिलेशन क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेट. अब ऑर्डर्ड पेयर तुम बोलोगे, ऑर्डर्ड पेयर तो राम आशा, राम जरीना, राम मैरी, राम सुषमा, श्याम आशा, श्याम जरीना, श्याम मैरी, श्याम सुषमा, इसमें भी हो सकती है. लेकिन रिलेशन एक ऐसा सेट है, रिलेशन एक ऐसा सेट है जिसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर तुम लिखोगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर तुम लिखोगे, दैट शुड सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन. कंडीशन क्या है? इज अ ब्रदर ऑफ. तो यहां पे सिर्फ ये वाली ऑर्डर्ड पेयर जो यहां पे लिखी है वो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा है. ये तो ऑर्डर्ड पेयर को लिस्ट कर दिया, मतलब ये हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, ये रहा तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म. एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. कैसे बोलते हैं इसको? रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज नथिंग बट x comma y is a set of all the ordered pairs x comma y such that x belongs to set A and y belongs to set B. और एक चीज लिखना जरूरी है कि x is in relation with y. x is in relation with y. ठीक है. तो रिलेशन क्या है? रिलेशन एक स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है. किसके बीच में? दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगी, उसमें से वो वाली ऑर्डर्ड पेयर जो एक स्पेसिफिक रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, वो सारे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के सेट को अगर हम साथ में लिखेंगे तो वो हो जाएगा द सेट ऑफ रिलेशन. इजी है. चलो, यहाँ पे एक रिलेशन वो लोग ने एक्सप्लेन किया है, और रिलेशन है हैज एज इट्स स्क्वायर. थोड़ा अजीब है बोलने के लिए. हैज एज इट्स स्क्वायर. वन हैज एज इट्स स्क्वायर एज वन. हैज वन हैज वन एज इट्स स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं. वन हैज वन एज इट्स स्क्वायर. वन हैज वन एज इट स्क्वायर. कहां पे? देखो, फर्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर का है, सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर का है. ठीक है. तो रिलेशन इज फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो वन हैज वन एज इट स्क्वायर, टू हैज फोर एज इट स्क्वायर, थ्री हैज नाइन एज इट स्क्वायर, फोर हैज 16 एज इट स्क्वायर एंड सो ऑन. तो ये रोस्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. सारे जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो ये पर्टिकुलर रिलेशन दैट इज हैज एज इट स्क्वायर को सेटिस्फाई करते हैं, उसकी वो वाली ऑर्डर्ड पेयर्स को एक साथ लिस्ट कर दिया, और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखना है.
relation R is a set of all ordered pairs x comma y such that x and y both belong to natural number. अब वहां पे पहले याद रखना उन लोग ने कैसे लिखा था, x belongs to a and y belongs to b. अब कैसे लिख रहे हो लोग, x comma y both belongs to natural number and y is equal to square of x. y is equal to square of x और square of x is equal to y. x square is equal to y लिखोगे तो भी चलेगा, y is equal to x square लिखोगे तो भी चलेगा. सही है ना. सो ये है तुम्हारा बेसिकली रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल है. ठीक है. अच्छा, एक चीज याद रखो कि कोई भी रिलेशन, कोई दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशन जब होता है तो वो दोनों सेट के जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है उसका सबसेट होता है. कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत हो यार. ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी है ordered set of ordered pairs, set of ordered pairs of two given sets. A क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब यहाँ पे सारी ऑर्डर्ड पेयर आएगी. जैसे अगर पहला सेट ए है 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट बी है ए बी सी डी ई, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखेंगे. ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 1 कॉमा ए, क्या कर दिया 1 कॉमा ए, फिर 1 कॉमा बी, फिर 1 कॉमा सी. ऐसे करते 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 हम लोग सबको, ये 1 को सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 2 को सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 3 को बनाएंगे 4. ऐसा करते करते ऑर्डर्ड पेयर का सेट रेडी होगा. ये जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है उसका सबसेट होता है एक स्पेसिफिक सेट जिसको बोलते हैं रिलेशन. ठीक है. सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, विच इम्प्लाइज, ये जो सिंबल है ना इसका मतलब होता है इम्प्लाइज. इम्प्लाइज का मतलब होता है मीन्स, विच इम्प्लाइज दैट आर द सेट ऑफ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन हमेशा जो ऑर्डर्ड पेयर, दो सेट के बीच के जो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है उसका सबसेट ही होगा, याद रखना. अब कुछ चीजें तुम्हें यहां पे समझनी है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन. डोमेन क्या होता है, डोमेन किसी भी रिलेशन में, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स. जो पहले आता है रिलेशन के सेट में, जो पहले आता है, जैसे यहाँ पे येलो से जो जिसको मैंने मार्क किया, येलो मतलब पहला एलिमेंट को हाईलाइट किया येलो से, तो वो येलो वाले जो एलिमेंट है वो सारे डोमेन. ब्लू वाले जो एलिमेंट है वो सारे रेंज, रेंज 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 रेंज. राइट. पहला एलिमेंट रिलेशन, रिलेशन के सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होती है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं. और रिलेशन के सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होती है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको रेंज बोलते हैं. तो एक चीज और बच गई, क्या है वो, कोडोमेन. कोडोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन. अगर तुम देखो ये येलो वाले एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं, ये सेट ए से बिलोंग करते हैं. ठीक है. और ये ब्लू वाले एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं, सेट बी से बिलोंग करते हैं. ठीक है. येलो वाले एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करते हैं, ब्लू वाले एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करते हैं. और जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सेट बी में सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ सेट ए से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है ना ऐसा. तो सेट बी के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखते हैं उनको, मतलब सारे सेट बी को, पूरे सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं. इसका एग्जांपल देखो, ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें. जैसे सेट ए है 1 4 9 16 25, सेट बी है 1 2 3 4 5 6. तो ये रिलेशन क्या है, इज अ स्क्वायर ऑफ, जैसे 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1, 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1. राइट. तो 1 is a square of 1, 4 is a square of 2. ठीक है. ये हमारा रिलेशन. 9 is a square of 3, 16 is a square of
4, 25 is the square of 5. Where is the square of 6? नहीं है, नहीं है, स्क्वायर ऑफ 6 नहीं है। तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन हुआ तुम्हारा 1, 4, 9, 16, 25। रेंज क्या हुआ? रेंज हुआ तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5। पहले वाले एलिमेंट जो सर्कल किए वो सारे डोमेन, दूसरे वाले एलिमेंट जो सारे अंडरलाइन किए वो रेंज। को डोमेन क्या है? ये जो पूरा सेट बी है ना, जिसमें से तुमने रेंज निकाली है, रेंज क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। वो पूरे सेट बी को 6 के साथ इंक्लूडिंग 6, उसको बोलते हैं कोडोमेन। मतलब कोडोमेन में से हम रेंज निकालते हैं। इसलिए एक चीज यहाँ पे बताइए वो लोग ने, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज का जो सेट होता है ना, वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। क्योंकि कोडोमेन मतलब सेकंड सेट में हमेशा कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका तुम्हारे डोमेन के सेट के किसी भी एक एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन ये पर्टिकुलर डेफिनेशन से ना बनता हो। ठीक है, तो कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा सेट बी विथ रेंज। ठीक है, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अच्छा, एक चीज देखो, any subset A cross A defines a relation in A. Any subset A cross A defines a relation in A। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सेट एक ही है हमारे पास एक सिंगल सेट है। मैं यहाँ पे ऐसा सर्कुलर ओवल शेप में सेट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सेट के सारे जो एलिमेंट्स है उनका खुद के ही साथ एक रिलेशन है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, ये नेचुरल नंबर वाला, ये दोनों सेट नेचुरल नंबर के, तो इनका रिलेशन खुद ही के एलिमेंट्स के साथ है। तो इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन एन। आर इज अ रिलेशन ऑन एन या रिलेशन इन ए। ठीक है, रिलेशन इन ए, इन अ सेट, या फिर रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब एक सेट के कुछ एलिमेंट्स का खुद के ही सेट के दूसरे एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशन। तो रिलेशन ऑन एन जनरली हम यही वाले टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, और एक चीज देख लो, बहुत सिंपल बताइए यहाँ पे कि अगर किसी भी एलिमेंट, एक सेट के किसी भी दो एलिमेंट के बीच में अगर रिलेशन है तो तुम लिखोगे ए इज इन रिलेशन आर टू बी। ए इज इन रिलेशन आर टू बी, इसको सिंबॉलिक में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिलेशन नहीं है उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, सो ए इज नॉट इन रिलेशन आर टू बी। ए इज नॉट इन रिलेशन, आर को कट करना है, इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग, ए इज इन रिलेशन आर टू बी, ए इज नॉट इन रिलेशन आर टू बी। इसको याद रखना, ऐसे बोलना है। ठीक है। हम्म, ठीक है, अभी कुछ फालतू के एग्जाम्पल से मैं सीधा सीधा स्किप मारूंगा उसको। बाइनरी रिलेशन, हाँ, ये बाइनरी रिलेशन मैं बता रहा था। लेट ए बी अ सेट ऑफ, let A be a non-empty set, then the subset of A cross A is called binary relation or simply a relation on A. Let A be a non-empty set, then the subset A cross A is called binary relation or simply a relation on A. ठीक है, इसको याद रखना, रिलेशन ऑन ए हम बोलेंगे बार बार। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं? अगर एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स है, दूसरा सेट है जिसमें n एलिमेंट्स है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, पॉसिबल रिलेशंस कितने हैं? 2 रेज टू एम एन, 2 रेज टू एम एन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भी 2 रेज टू एम एन होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को? एक तो रोस्टर फॉर्म, जो हमने पहले ही पढ़ा था, ऐसे लिस्ट करके सारे ऑर्डर्ड पेयर को जो रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और दूसरा, हम लोग ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं जिसमें रिलेशन आर is a set of all the ordered pairs a comma b such that a belongs to capital A first set, b belongs to capital B second set, and the condition which the relation is depicting। ठीक है, तो ये तुम्हारा दो रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन के। एरो डायग्राम से भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो रिलेशन को, जैसे कि 1, 1, 2, 4, 3, 9। मतलब रिलेशन क्या है यहाँ पे? ए इज अ स्क्वायर ऑफ बी, ए इज अ स्क्वायर ऑफ बी, नहीं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। यस, फिर लैटिस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर है उसको ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के
लाइंस बना के कनेक्ट करो, और जहां जहां पे रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, जैसे -2 इज अ स्क्वेयर, -2 स्क्वेयर इज 4, -1 स्क्वेयर इज 1, 0 स्क्वेयर इज 0, 1 स्क्वेयर इज 1, 2 स्क्वेयर इज 4, तो ये सारे जो डॉट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स को, जो रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे भी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है? पहला है वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। हमेशा याद रखना, नल सेट वॉइड या एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर के सेट का सबसेट नल सेट होता ही है। एक्चुअली नल सेट हर एक सेट का सबसेट है। नल सेट हर एक सेट का सबसेट है, इसलिए नल सेट ऑर्डर्ड पेयर का भी सबसेट है, इसलिए नल सेट को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट, एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट खुद का ही, मतलब वही ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट भी होगा, इसलिए उस सेट को, वो खुद पूरे ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है। फिर आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब एक एलिमेंट डोमेन है और वही एलिमेंट रेंज है। जब डोमेन ही रेंज के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 तुम्हारा सेट है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारी ऑर्डर्ड पेयर है, उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इनवर्स रिलेशन, उल्टा, मतलब अगर x is in relation with y, तो y is in inverse relation with x। ठीक है, y is in inverse relation with x। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे कि x is a father of रिलेशन, एक स्पेशल रिलेशन क्या है, is a father of x is a father of y, तो इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, y is the son of x। समझा इनवर्स रिलेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा, मैथमेटिकली भी बता देता हूँ। सपोज बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, तो y इज स्मॉलर देन x, राइट। इनवर्स रिलेशन हो गया ये, उल्टा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि इनवर्स ऑफ अ रिलेशन वो खुद वो रिलेशन के साथ कोइंसाइड भी करता है। मतलब अगर रिलेशन मैंने ले लिया इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, a इज परपेंडिकुलर टू b, तो b इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू a। ये इनवर्स रिलेशन और ओरिजिनल रिलेशन दोनों एक ही है, रिलेशन की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, a इज नॉट इक्वल टू, b इज नॉट इक्वल टू a, सपोज 3 इज नॉट इक्वल टू 5, और उल्टा देखेंगे तो 5 इज नॉट इक्वल टू 3, रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, अब याद रखना ये ट्वेल्थ में भी है, ये जो क्लासिफिकेशन है रिलेशन का जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो ट्वेल्थ में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्पररीली याद रख के भूल जाना है। ठीक है, और कोई अगर ऐसा सोच रहा है, ये सब थियरी थोड़ी पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जिसको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है, याद रखो, अगर तुम्हारा थियरी पहला बेस थियरी होता है। थियरी समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, सारे जो भी इन्वॉल्व है चैप्टर में, एक बार वो क्लियर हो गया तो उसके बाद यू कैन मूव ऑन, यू कैन मूव टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या नेसेसिटी है वो तुम देख लो, और फिर सॉल्व करो वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स। उसमें सिर्फ तुम्हें क्या करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है कि तुम कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बट उससे पहले वाला स्टेप, जो छोटा सा स्टेप है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, वो जरूरी है। तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि अगर तुम मेरे साथ रहते हो नेक्स्ट ईयर, तो वी हैव ऑल द लेक्चर्स ऑफ क्लास 12th रेडी बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 12th के जो लेक्चर्स है वो तुम मतलब हम लोग हाइब्रिड स्टडी करने वाले हैं। हाइब्रिड मतलब पार्ट ऑनलाइन पार्ट ऑफलाइन, फेस टू फेस। तो ऑनलाइन पार्ट में क्या होगा कि तुम्हें थियरी पढ़नी है किसी भी चैप्टर की, तो वो थियरी तुम पढ़ोगे घर पे, ठीक है, वीडियो देख के थियरी पढ़ ली। फिर जब क्लास में आओगे तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे हम लोग। अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा, सो हम लोग थियरी भी पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, थोड़े बहुत तुम्हारे डाउट सॉल्व कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज वी आर बाउंडेड। बट नेक्स्ट ईयर तक तुम्हारा, मुझे लगता है दिस इश्यू विल बी रिजॉल्व, कि थियरी को अलग टाइम देना है पढ़ने के लिए क्लासरूम में जाके, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए टाइम नहीं मिलता क्योंकि थियरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज वन वेरी पॉजिटिव थिंग विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, कि नेक्स्ट ईयर से जो मेरा इंस्ट्रक्शनल मेथड होगा, दैट विल बी completely changed, that will be based on the database which I am
building right now for all of you for class 12. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट नेक्स्ट ईयर हम लोग कम्पिटिटिव लेवल पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, बोर्ड्स लेवल पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, बिकॉज द थियरी पार्ट, द अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, सो दैट द टाइम विच वी हैव लेफ्ट वी कैन फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड सिलेबस भी फास्ट जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें टारगेट्स दूंगा एंड देन वी हैव टू सेट अ पर्टिकुलर टाइम, और उसमें वो जो कुछ टाइप के क्वेश्चन है उसको उस पर फोकस करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये पहले टाइप का रिलेशन है। एक रिलेशन हम लोग ने कंसिडर करने बोला है, इज लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू की साइन पता है ना, ये इनइक्वालिटीज में पड़ी होगी तुमने। ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 सही है ना, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 ये भी सही है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल। ये जो उल्टा ए दिख रहा है तुम्हें, ये उल्टा ए, ये हमेशा याद रखना, मैं तो भूल जाता हूं बार बार। इसका मीनिंग होता है फॉर ऑल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, तुम भी नोट कर लो। उल्टा ए का मीनिंग क्या होता है, फॉर ऑल। क्या मीनिंग होता है, फॉर ऑल। सो x इज स्मॉलर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x विच आर बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो ये जो रिलेशन है स्मॉलर देन इक्वल टू, ये एक ऐसा रिलेशन है जो हर मेंबर खुद के साथ ही बेयर करता है, जो हर मेंबर खुद के साथ बेयर करता है। एक किसी भी एक सेट ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, रैशनल नंबर ले लो, रियल नंबर ले लो, कोई भी ले लो सेट, कोई भी पर्टिकुलर सेट में x इज स्मॉलर देन इक्वल टू x एक ऐसा रिलेशन है जो एक एलिमेंट खुद के साथ ही बेयर करता है। सो एक रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव तब बोलते हैं जब वो रिलेशन वो नंबर खुद के साथ बेयर करता है। तो ये जो रिलेशन है स्मॉलर देन इक्वल टू, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सो लेस देन इक्वल टू एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि वो रिलेशन हर सेट में जो एलिमेंट होता है वो खुद के साथ ही ये रिलेशन को एग्जिबिट करता है। बट व्हाट अबाउट द रिलेशन इज लेस देन, इज लेस देन ये उसका सिंबल है। अगर ये रिलेशन हम इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसको थोड़ा सा सोचें कि कैसे होगा ये रिलेशन, नो नंबर विल बेयर दिस रिलेशन इज लेस देन टू इटसेल्फ। सो कोई भी नंबर खुद से लेस देन तो होता नहीं, so this relation is less than in the set of natural number is not reflexive, is not reflexive। अच्छा, is successor of, successor मतलब उसके बाद आने वाला, कोई भी नंबर खुद का सक्सेसर होता है नहीं, इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इज अ फैक्टर ऑफ, देखो इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव। वाई बिकॉज एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सो एक रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिलेशन आर इन सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ a comma a belongs to this relation for all a belonging to the set a। मतलब अगर किसी सेट a के सारे एलिमेंट खुद के साथ ये पर्टिकुलर रिलेशन एग्जिबिट करते हैं तो वो रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो इज लेस देन इक्वल टू इज रिफ्लेक्सिव, इज अ फैक्टर ऑफ इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या है, अगर हम एक रिलेशन को देखें इस परपेंडिकुलर टू, इसका सिंबल क्या है, ये परपेंडिकुलर टू, दो लाइन कंसिडर करते हैं और हम बोलते हैं कि L इज परपेंडिकुलर टू M, तो क्या हम बोल सकते हैं कि M इज परपेंडिकुलर टू L, यस। मतलब L is perpendicular to M implies that M is perpendicular to L. Such a relation is called symmetric relation। मतलब अगर ये रिलेशन दोनों साइड से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब अगर रिलेशन का इनवर्स भी ले लिया, इनवर्स रिलेशन, तो भी हमें सेम रिलेशन मिलेगा। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, कंसिडर द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन इज अ I'm sorry, a relation is a factor of, it is not symmetric। ठीक है,
कैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कंसिडर अ सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन अ फैक्टर ऑफ, ये हम लोग रिलेशन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इनफैक्ट इट इज नॉट डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ अ पेयर a comma b such that a is a factor of b but b is not a factor of a। अगर दो नंबर ले लेंगे तो 2 4 का फैक्टर है लेकिन 4 2 का फैक्टर नहीं है, 3 9 का फैक्टर है लेकिन 9 3 का फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो इज अ फैक्टर ऑफ नॉन सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन अगर मैं बोलूं 2,2 3,3 4,4, तो यहां पे पहले वाला 2 दूसरे वाले 2 का फैक्टर है और दूसरा वाला 2 पहले वाले 2 का फैक्टर है, तो यहां पे ये सिमेट्रिक रिलेशन है ओनली व्हेन द नंबर इटसेल्फ इज काउंटेड। सो रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखो, अ रिलेशन आर in set A is said to be symmetric if A1 A2, दो अलग अलग नंबर A1 A2 which belongs to set R, which belongs to the relation of the set of relation R, and it implies that A2 A1 also belongs to the set of relation R for all A1 A2 belonging to set A। मतलब तुम A1 A2 लिखो या A2 A1, रिलेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो x कॉमा वाई अगर सेट G से बिलोंग करता है, सेट G इज अ सेट ऑफ पर्टिकुलर रिलेशन विद, इट इंप्लाइज दैट सेट y कॉमा x भी सेट G से बिलोंग करेगा। यहाँ G क्या है, G डिनोट्स द ग्राफ ऑफ रिलेशन R इन A, ठीक है। अ रिलेशन R इन सेट A विल नॉट बी सिमेट्रिक if there exists one pair A comma B belongs to G such that B comma A will not belong to G। तो मतलब डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन बना दो, फिर भी वो रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है, एक मिनट। तो दो टाइप के रिलेशन हमने पढ़े क्लासिफिकेशंस में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, जो एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर सेट में खुद ही के साथ वो रिलेशन बेयर करता है, तो वो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अगर वो रिलेशन दोनों साइड, मतलब यू कैन से if the first element bears this relation with the second element and second element also bears the same relation with the first element, then it is symmetric। अच्छा, सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक भी होते हैं, सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक होते हैं ना, क्योंकि अगर वो रिलेशन वो एलिमेंट खुद के साथ ही बेयर कर रहा है, तो वो किसी भी ऑर्डर में वो बेयर करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक भी होते हैं। अच्छा, क्या सारे सिमेट्रिक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं? क्या सारे सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन सॉरी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं? नहीं होते। सारे सिमेट्रिक रिलेशंस रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम एंड लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, इसमें दो लाइन की बात कर रहे हैं, एल और एम, इन द सेट ऑफ ऑल लाइंस, राइट। तो यहाँ पे तो वो खुद ही के साथ रिलेशन बेयर करना चाहिए, दो अलग अलग एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर सिमेट्रिक बट ऑल सिमेट्रिक रिलेशंस आर नॉट रिफ्लेक्सिव। थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, कंसिडर करो एक रिलेशन है इज अ फैक्टर ऑफ इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, तीन एलिमेंट है अगर हमारे पास, तीन नंबर है ए बी सी, such that A is a factor of B, B is a factor of C, does it follow that A is a factor of C? Yes। अगर A B का फैक्टर है, B C का फैक्टर है, ठीक है, तो A B C का फैक्टर हो गई। अगर तीन नंबर ले लेंगे 2 4 और 8, 2 4 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, तो इसका मतलब है 2 भी 8 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर सेट में जब तीन नंबर होते हैं और वो तीनों नंबर एक पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन। तीन लाइन है एल एम एन, एल एम से परपेंडिकुलर है, एम एन से परपेंडिकुलर, तो क्या एल एन से परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताऊं, ये एल है,
ठीक है, एल एम से परपेंडिकुलर है, ये एम है, और एम एन से परपेंडिकुलर है, तो ये एन हो गया। तो एल और एन परपेंडिकुलर हुए? नहीं, एल और एन पैरेलल हो गए। ठीक है, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन, आई एम सॉरी, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है? इसकी डेफिनेशन देख लो, टेक्निकल डेफिनेशन। A relation R in set A is said to be transitive if A1, A2 belong to R, A2, A3 belong to R, implies that A1, A3 also belong to R for all A1, A2, A3 belonging to set A. ठीक है, a relation R is not transitive if there exists one triplet of XYZ members of A, such that when we have X and Y relation, is relation X is in relation with Y, Y is in relation with Z, but we do not have X is in relation with Z. मतलब कोई भी एक ऐसा ट्रिपलेट अगर होगा तुम्हारे सेट में, ट्रिपलेट मतलब मेंबर थ्री एलिमेंट्स ऑफ सेट है, अगर कोई भी थ्री एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होंगे जिसमें तीनों के बीच में ये ट्रांजिटिव रिलेशन का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो रिलेशन को हम ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है इफ x इज in relation with y and y is in relation with x, it implies that x is equal to y. ठीक है, x एंड y रिलेशन में है, y एंड x रिलेशन में, इसका मतलब y और x इक्वल है। अगर ऐसा हुआ तो एंटी सिमेट्रिक है। अब देखो, एंटी सिमेट्रिक का एक स्पेसिफिक मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। ये जो सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं ना, वो सारे एंटी सिमेट्रिक होते हैं, क्योंकि टू से स्मॉलर देन इक्वल टू है, और ये टू से स्मॉलर देन इक्वल टू है, और टू इक्वल ही है। इसका मतलब सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक नहीं, एंटी सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक होने के लिए ये दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग होना जरूरी है, जैसे कि L इज परपेंडिकुलर टू M एंड M इज परपेंडिकुलर टू L। तो ये एक अच्छा रिविलेशन किया है वो लोगों ने, एंटी सिमेट्रिक, याद रखना इसको, नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, अगर मैं प्रॉपर मतलब टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तुम्हें दिखा होगा कि मैं बहुत सारी चीजें पहले से ऑलरेडी हाईलाइटेड है। मैंने और एक वीडियो बनाया था इससे पहले, जो मैंने डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा था। यू नो, आई वॉन्ट माई वीडियोज टू बी मोर ऑफ कन्वर्सेशन टाइप, ताकि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आए। मैं ज़्यादा टेक्निकल ऐसा प्रॉपर इंग्लिश में बात करके टेक्निकल वीडियोस बनाने जब जाता हूँ तो मुझे लगता है वो नेचुरलिटी खत्म हो जाती है वीडियोस में। सो आई शुड बी मोर, इट शुड बी मोर इम्प्रॉम्प्टू, it should be more natural, it should be more conversation like, it should not be fabricated and you can say more teacher like and more artificial. I want it to be like कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और तुम भी जब खुद जब रिवीजन करो तो ऐसे ही होना चाहिए कि यू आर रिवाइजिंग विद योर सेल्फ, तुम खुद के साथ ही इसका रिवीजन कर रहे हो। समझ में आया? तो वैसे रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ओके। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन R in A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive. अगर एक रिलेशन किसी एक सेट में रिफ्लेक्सिव भी है, मतलब खुद ही के साथ सारे एलिमेंट खुद ही के साथ वो रिलेशन को बेयर करते हैं, सिमेट्रिक भी है, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम लोग ले लें वो किसी भी दो एलिमेंट को, वो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और ट्रांजिटिव भी है, मतलब किसी भी तीन एलिमेंट को लेके अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन है, सेकंड और थर्ड के बीच में रिलेशन है, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी होगा, वो रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। अगर ये भी कंडीशन फुलफिल होती है तो मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ऑल थ्री टुगेदर, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। और इसका फर्स्ट एग्जांपल और सबसे सिंपल एग्जांपल है इज कॉन्ग्रुएंट टू। हमारे पास एक सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर द रिलेशन इज सिमिलर टू इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर इज अ डिवाइजर ऑफ,
in the set of all natural numbers is not an equivalence relation. क्यों ऐसा है मैं तुम्हें बताता हूँ. ये इज कॉन्ग्रुएंट टू रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि अगर किसी भी सेट ऑफ ट्राइंगल्स को हम लोग ले लें, हर एक ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता ही. अच्छा, सिमेट्रिक क्यों है? अगर एक ट्राइंगल दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले से कॉन्ग्रुएंट होगा. और ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि अगर ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 से कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 3 से कॉन्ग्रुएंट होगा ही. मतलब इज कॉन्ग्रुएंट टू in a set of all triangles in a plane, equivalence relation हुआ. Same we can say for similar to, is similar to in the set of all triangles. But is a divisor of क्यों नहीं है? Because if you talk about is a divisor of, अगर एक नंबर खुद का ही डिवाइजर है, ठीक है, एक नंबर खुद का डिवाइजर हो सकता है. हर एक नंबर खुद का डिवाइजर होता है. रिफ्लेक्सिव तो है ये, सिमेट्रिक है. अगर एक नंबर दूसरे नंबर का डिवाइजर है तो पहला नंबर एक नंबर सेकंड नंबर का डिवाइजर है तो सेकंड नंबर फर्स्ट का डिवाइजर नहीं होता, नहीं हो सकता. ठीक है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड का डिवाइजर है और सेकंड थर्ड का डिवाइजर है तो फर्स्ट थर्ड का डिवाइजर होगा, तो ट्रांजिटिव है. तो इज अ डिवाइजर ऑफ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है. इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों होना चाहिए. आ गए एग्जांपल्स के ऊपर. दो सेट है ए 1 2 बी 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. बहुत इजी है. सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 2. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? 2. ठीक है, तो ये एम है, ये एन है. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, याद है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? 2 रेज टू एम एन. तो 2 रेज टू 2 इंटू 2, दैट इज 2 रेज टू 4, दैट इज 16. 16 रिलेशंस होंगे. करेक्ट. चलो नेक्स्ट. डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय एक्स कॉमा. अच्छा, ये तुम्हारा बेसिकली रिलेशन का डेफिनेशन है. एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, मतलब अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 5 होना चाहिए. तो इसमें डोमेन और रेंज क्या होगी? ठीक है, चलो पता लगाते हैं. तो x की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक एक नंबर डालेंगे और देखते हैं कि x प्लस 5 क्या आता है. ठीक है, तो रिलेशन को हम लोग पहले किस फॉर्म में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में. ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हम लोग रोस्टर में लिखेंगे. x कॉमा एक्स प्लस 5 रिलेशन का डेफिनेशन है सच दैट x बिलोंग्स टू मतलब ये तुम्हारी डोमेन है. ये सारी डोमेन है तुम्हारी. ठीक है, ये सारी डोमेन है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस सेट में वो बिलोंग करता है फर्स्ट प्लेस पे तो वो डोमेन है. ठीक है, x कॉमा एक्स प्लस 5. अगर x की जगह मैं 0 लिखूंगा तो 0 प्लस 5 कितना होता है? 5. क्या वो इस सेट से बिलोंग करता है? 5. यस. सो 0,5 तुम्हारी फर्स्ट पेयर होगी रिलेशन की. अच्छा, x की जगह मैं जब 1 लिखता हूँ तो 1 प्लस 5 कितना हो जाता है? 1 प्लस 5 हो जाता है 6. ये तो है ही नहीं. अच्छा, 2 लिखता हूँ तो 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 10. कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है 0,5. तो मतलब ये रिलेशन में अगर ये हम लोग ये सेट को लेते हैं जिससे x बिलोंग करता है और उस सेट के नंबर्स को यहाँ पे हम डालें तो हमें कितने सेट मिलते हैं, कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलती है हमारे सेट में? एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिलती है, 0 और 5. तो डोमेन कितना हो गया? डोमेन क्या हो गया? डोमेन है 0. रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई 5. अच्छा, कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन क्या हो जाएगा? ये सेट होता है, सेट ऑफ रेंज, सेट ऑफ डोमेन एंड सेट ऑफ कोडोमेन. 0 1 2 3 4 5, ये पूरा सेट कोडोमेन में आ गया है. चलो देखते हैं सही है कि नहीं. मुझे तो सही लग रहा है 0 5. ऐसा कैसे है? अगर x इससे बिलोंग करता है तो x प्लस 5 कुछ भी हो सकता है क्या?
थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि x+5 बोला है यहाँ पे, x+5 मतलब जो भी नंबर है उसमें 5 ऐड कर दो, ठीक है। आई थिंक लेट अस रीराइट इट यार, मुझे मेरा सही लगा था बट सही नहीं है। 1 तुम्हारा x इससे बिलोंग करता है और 1+5 6 होता है, फिर 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10, 5, 10 सही है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5 तुम्हारी डोमेन हो गई। 0, 1, 2, 3, 4, 5 तुम्हारी डोमेन हो गई। और रेंज क्या है? रेंज है 5, 6, 7, 8, 9, 10। को डोमेन नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि मुझे लगा था कि रेंज और डोमेन सारी इसी सेट से आएगी। नहीं, सिर्फ एक्स इस सेट से आएगा, रेंज और डोमेन के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए को डोमेन क्या होगा वो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, सो रेंज डोमेन क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डोमेन है वो। और रेंज क्या है? 5, 6, 7, 8, 9, 10। करेक्ट। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ऐसा कभी भी, बट इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, यू कैन स्टिल सॉल्व इट। Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, and let R be a relation on A defined by A comma B such that A belongs to set A, B belongs to set A, and A divides B. A divides B. चलो पहले तो ये रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो द सेट ऑफ रिलेशन R such that A divides B. पहला नंबर दूसरे को डिवाइड करता है, दूसरे को डिवाइड करता है। कौन कौन हो सकता है इसमें? 1 डिवाइड्स 2, हाँ सही है, 1 डिवाइड्स 2। 1 डिवाइड्स 1 भी तो हो सकता है। 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 6। ठीक है, ये 1 का हो गया। और क्या है? 2, 2 की बात करें तो 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 6। 1 की बात हो गई, 2 की बात हो गई। 1 डिवाइड्स कौन, whom, ये हमने लिख दिया। 2 डिवाइड्स whom, ये भी लिख दिया। 3 डिवाइड्स, 3 डिवाइड्स 6, यही आएगा सिर्फ। ये 2 डिवाइड्स 2 भी तो आएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देखा, मिस हो सकता है इसमें, बहुत ध्यान रखना है तुम्हें। 2 डिवाइड्स 2 भी तो हो सकता है। और मैंने क्या बताया तुम्हें? 3, 3 डिवाइड्स 3 भी तो हो सकता है। एंड 3 डिवाइड 6 तो है ही। फिर 4, तो 4 डिवाइड्स 4 ही होगा, बाकी कुछ भी 4 किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा हो गया तुम्हारा रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। अब तुम्हें ढूंढनी है रेंज, डोमेन ऑफ, सॉरी आर, मैं आर को रेंज बोल रहा हूँ यार कब से, गलत है गलत है। आर मतलब रिलेशन, जो हमने यहाँ पे ढूंढा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में ढूंढा। और ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आर्बिट्री, लेकिन हमने एग्जैक्ट उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा आर को। अब डोमेन ऑफ आर, डोमेन देखो क्या होगा। डोमेन ऑफ आर क्या होगा? डोमेन ऑफ आर 1 होगा डोमेन में, यस। फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ये 6 डिवाइड 6 भी तो होगा। हाँ, 6 डिवाइड 6 भी होगा। 6 डिवाइड 6 तो 6 भी आएगा यहाँ पे, करेक्ट। ये कंप्लीट हो गया। 1 किसको डिवाइड करता है? 2 किसको डिवाइड करता है? खुद को तो होता ही है, दूसरे उसके मल्टीपल्स को भी वो डिवाइड करेगा। 3 किसको डिवाइड करता है? 4 किसको डिवाइड करता है? और 6 किसको डिवाइड करता है? तो डोमेन हो गई। रेंज, रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ आर, तो रेंज में आएगा रेंज में कौन से नंबर आते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, सारे ही नंबर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 6, ये सारे नंबर किसी ना किसी डोमेन से डिवाइड हो रहे हैं, तो सारे नंबर आएंगे।
चलो देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। कितने एलिमेंट्स है पहले वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 नॉट 5। करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही। सेट ए खुद डोमेन और रेंज का भी सेट होगा, राइट। समझ में आया तुमको? चलो आगे बढ़ते हैं। If A is equal to 4, 9, 16, 25, B is equal to 1, 2, 3, 4, and R is the relation is square of from A to B. Write down the set corresponding to R. Also find the domain and range. बहुत easy है ये तो। ये तुम पॉज करके ट्राई करो, मैं तुम्हें ओरली बताता हूँ। 4 is the square of 2, 4, 2. 9 is the square of 3. 16 is the square of 4. बस 25 is the square of नहीं होगा यहाँ। ठीक है, तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनी तुम्हारे रिलेशन में सेट ए टू सेट बी? 4, 2, 9, 3, 16, 4, राइट। अच्छा, अब डोमेन क्या होगी इसकी? 4, 9, 16। रेंज क्या होगी? 2, 3, 4। करेक्ट हो गया। चलो देखते हैं सही है कि नहीं। 4, 2, 9, 3, 16, 4, 4, 9, 16, 2, 3, 4 बिल्कुल सही। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, इसलिए मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो यू अंडरस्टैंड के कैसे सॉल्व करना है। इफ आर इज अ रिलेशन इज डिवाइजर ऑफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट डाउन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू आर इज डिवाइजर ऑफ। ठीक है, इजी है। 1 is a divisor of 4, 1 is a divisor of 10, 1 is a divisor of 15। ठीक है, 1 4 1 10 1 15 तीन हो गए। 2 is a divisor of 4, 2 is a divisor of 10, 2 4 2 10 और दो हो गए, मतलब टोटल 5 ऑर्डर्ड पेयर। 3 is a divisor of 15, 6 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। 1 4 1 10 1 15, 2 4 2 10 एंड 3 15, 6 हो गए तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर्स। और कुछ बोला था क्या हम लोग ने? राइट डाउन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स करस्पॉन्डिंग टू आर। अच्छा, ये लोगों ने ए डिवाइड्स बी देखो कैसे लिखा है, और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है पहले और फिर उसका रोस्टर फॉर्म, 6 एलिमेंट्स, बिल्कुल सही। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय a plus 3b is equal to 12. Find r, the domain of r and the range of r. Okay, let r be the relation on set of natural numbers defined by a plus 3b is equal to 12. Okay, चलो, तो a plus 3b is equal to 12 कैसे निकालना है? सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मैं 7 तक नंबर इसलिए लिखे बिकॉज ये सारे नंबर्स में हम लोग कोई भी दो नंबर को सिलेक्ट करके अगर इसमें फिट करेंगे ये इक्वेशन में, तो हमें उसका सम, मतलब इसका आंसर 12 मिल सकता है। इससे बड़े नंबर लेके मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है, होगा, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, चलो ए को हम लोग 1 लेते हैं। अगर ए को 1 लेंगे तो 1 प्लस वॉट इज 12, 1 प्लस 11 इज 12, लेकिन 11 3 का फैक्टर नहीं है, मतलब बी जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हो सकता है, चलो 2 ले लेते हैं, तो 2 प्लस 10 इज 12, लेकिन 2 प्लस 10, 3 इंटू वॉट इज 10। बी तो कोई नेचुरल नंबर ऐसा है नहीं जिसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 10 मिलेगा, तो ए 2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 3 प्लस वॉट इज 12, 3 प्लस 9 इज 12, और 3 3 जा 9 होता है, मतलब इफ और व्हेन ए इज इक्वल टू 3, ठीक है,
when a is equal to 3, 3 plus 3b is equal to 12 is possible. Why? Because 3b becomes 12 minus 3. So 3b becomes 9. So b becomes 9 by 3. 9 by 3 is 3. मतलब जब a 3 होगा b भी 3 होगा, तो पहली हमें रिलेशन की ऑर्डर्ड पेयर मिल गई. पहली ऑर्डर्ड पेयर क्या मिली? 3,3. ठीक है, पहली ऑर्डर्ड पेयर मिल गई 3,3. अच्छा, ए की जगह 4 ले लेते हैं. ओरली पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. ए की जगह 4 ले लेते हैं, और भी मैं बताऊंगा रिलेशन इसमें कौन से एग्जिस्ट कर सकता है, बट विल सी. ए की जगह 4 ले लेते हैं, तो 3b, 4 में क्या ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 8. और 3b इज इक्वल टू 8 नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो 4 नहीं ले सकते. ए की जगह 5 ले लेते हैं, तो 3b इज इक्वल टू 7 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है. ए की जगह 6 ले लेते हैं, तो 3b इज इक्वल टू 6 आएगा, और b की वैल्यू 2 हो सकती है, तो ये सही है. सो व्हेन a इज इक्वल टू 6, 6 plus 3b is equal to 12. So 3b is equal to 6. So b is equal to 6 by 3, which is 2. ठीक है. तो अगर b a की जगह 6 लिया तो b की वैल्यू 2 आती है. ये हमारी और एक ऑर्डर्ड पेयर में. ठीक है. अब a की जगह 7 लेते हैं, नहीं होगा क्योंकि 12 माइनस 7 इज 5. 5 इज इक्वल टू 3b सॉल्वेबल नहीं है. a की जगह 8 लेंगे तो 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, सॉल्वेबल नहीं है. a की जगह 9 लेंगे तो 12 माइनस 9 इज 3. मतलब a 3 का मल्टीपल आ रहा है. व्हेन a इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 3b इज इक्वल टू 12. सो 3b इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1, है ना. तो थर्ड पेयर आ जाएगी 9,1. और क्या आएगा? अगर a की जगह हम लोग 10 ले लेते हैं तो 3b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है. a की जगह सीधा 12 लेते हैं अभी, तो a इज इक्वल टू सॉरी 12 प्लस 3b इज इक्वल टू 12. तो 3b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा. लेकिन हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो 12 पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो अभी तक 3 नंबर मिले हैं. अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा इसको और समझने के लिए b की जगह कुछ अगर मैं नंबर लूंगा तो हमें कुछ वैल्यूज a की मिल सकती है. देखते हैं नेचुरल नंबर मिलता है कि नहीं. अगर मैं b की जगह 1 लेता हूं, अगर मैं b की जगह 1 लेता हूं तो a की जगह मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं b की जगह 1 लेता हूं तो a की जगह क्या मिलेगा मुझे? a प्लस 3 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 9. ठीक है. मतलब अगर मैंने set of, let R be the relation on the set of natural number of defined by a plus 3b. इसमें हमें ये नहीं बोला है कि a और b, a फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए और b सेकेंड एलिमेंट, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है हमको. सिर्फ ये फॉर्मूला में a और b की वैल्यू डाल के हमें 12 लाना. तो अगर b की जगह 1 लिया तो a की वैल्यू 9 आती है. जब a की जगह 9 लिया तो b की वैल्यू 1 आ रही थी. इसका मतलब है when b is 1, when b is, हाँ वही तो हो गई ना बात. when b is 1 a is 9, तो 9,1 सही है. अच्छा, b की जगह 4 लेते हैं तो 3 4 b की जगह 5 लेते हैं तो होगा नहीं. यही है यार, दैट्स इट. तुम कुछ भी लो तुम्हें यही 3 वैल्यूज मिलेगी. तो रिलेशन तो मिल गया. डोमेन क्या है? 3 6 9. और रेंज क्या है? 3. एक मिनट, डोमेन और रेंज कैसे पता? डोमेन और रेंज मतलब फर्स्ट और सेकंड ना. हाँ, 3 6 9 और 3 2 1. अब मुझे ये भी क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि अगर मैं इसको
26 और 19 भी ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं कहीं ना कहीं इसको फिट कर सकता हूँ। सो आई एम कंफ्यूज विद दैट। लेट्स सी, 336291 आंसर क्या है? 336291 यही है आंसर, यही है, यही है बेसिकली करेक्ट है। हमने बिल्कुल सही किया था। तो हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे थे उसी डायरेक्शन में हमको सोल्यूशन भी मिला। दैट्स अ गुड थिंग, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, पूरा महाभारत आ गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये? मिस्टर योगेंद्र शर्मा इज हस्बैंड ऑफ मिसेस लीलावती। दे हैव 5 sons। हो महाभारती है तो 5 sons पांडव। दे हैव 5 sons एंड ऑल आर मैरिड। अच्छा, 5 sons are राकेश, सुरेश, मुनीश, कमलेश, अवनीश, and Rohini is Munish's wife. Anita is Rakesh's daughter. What the hell, man? Neha is a member of Sharma family. Kamlesh's sister-in-law is Sunita and Aruna's husband. Huh? Kamlesh's sister-in-law is Sunita and Aruna's husband. सुनीता एंड अरुणा's हस्बैंड एक आदमी एक औरत कैसे हो सकती है? ये क्या है यार, ये बहुत ही घफले वाला फैमिली है। कमलेश सिस्टर इन लॉ इज सुनीता एंड अरुणा's हस्बैंड। इसका मतलब समझाओ मेरे को कोई, ये क्या नाटक है? कमलेश सिस्टर इन लॉ इज सुनीता एंड अरुणा's हस्बैंड। कमलेश इज सिस्टर इन लॉ। अरे यार ठीक है। निशा इज सुरेश सिस्टर इन लॉ एंड लिव्स इन द सेम फैमिली। Avnish has no child and so adopts a daughter Ahalya. Express the relation between these family members as a function. As a function, we have not even studied function yet. Find the domain, codomain and range of the member. ये तो भाई relation, I cannot comprehend half of the things. कमलेश's sister-in-law is Sunita and Aruna's husband. यहाँ से मेरा कैपेसिटी सोचने का खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं ये लोग, फैमिली में क्या चल रहा है? हाँ ये देखते हैं, ये देखते हैं। Let the male and female members of family be domain and codomain respectively. What a clever way, man. ये तो पूरा जेंडर क्या बोलते हैं, जेंडर क्लासिफिकेशन कर दिया है लोगों ने। ठीक है। योगेंद्र शर्मा इज अ हस्बैंड ऑफ लीलावती। राकेश इज डॉटर, योगेंद्र शर्मा इज हस्बैंड ऑफ लीलावती। राकेश इज डॉटर ऑफ अनीता। कितना, ये क्या लिखा है इधर? फादर लिखना चाहिए। Suresh's sister-in-law is Nisha. Kamlesh is sister-in-law of Sunita and husband of Aruna. हाँ ये बात। Kamlesh's sister-in-law is Sunita and Kamlesh is Aruna's husband. Okay. And Suresh's sister-in-law is Nisha and Avnish has a daughter Ahalya. Adopts a daughter. ये सब था। तो क्या इसमें करना क्या है? कुछ भी है भाई, ये क्या क्वेश्चन है? ये ऐसे थोड़ी होता है यार। ठीक है, मैं नहीं मानता ये क्वेश्चन को, लेजिटिमेट ही नहीं मानता। क्या है ये? योगेंद्र लीलावती का हस्बैंड है योगेंद्र शर्मा। राकेश रोहिणी का हस्बैंड है ना? नहीं, राकेश तो एक मिनट, राकेश रोहिणी का हस्बैंड है ना? रोहिणी इज मुनीश वाइफ। अच्छा, रोहिणी मुनीश की वाइफ। ये क्या लिखा है लोगों ने? अच्छा ओ यहाँ पे देखना है मेरे को। राकेश, हाँ तो फिर से रोहिणी आया यहाँ पे। कुछ भी है ये मैं कर ही नहीं रहा। पढ़ में जा। लेट ए बी सेट 1, 2, B 3, 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये तो हो गया था, ये तो पहले ही किया था हमने। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 2 raised to mn।
2 raised to mn मतलब 16 आएगा। हाँ, if r is the relation less than, if r is the relation less than from 1 2 3 4 5 to 1 4 5, write down the Cartesian product corresponding to r and also find the inverse relation to r। अच्छा, r अगर लेस देन है तो इनवर्स क्या होगा r का? r इनवर्स होगा ग्रेटर देन, और वो होगा फ्रॉम b टू a। ठीक है, चलो r निकालते हैं सबसे पहले। r इज लेस देन ना, तो 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 4 एंड 1 इज लेस देन 5। ये मैं 1 ले रहा हूँ यहाँ से, और 4 और 5 मैंने सेकेंड सेट से लिए हैं, राइट। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिख रहा हूँ। अच्छा, 2 इज लेस देन 4 एंड 2 इज लेस देन 5, ये भी ट्रू होगा। और क्या होगा? 3 इज लेस देन 4 एंड 3 इज लेस देन 5, ये भी ट्रू होगा। और क्या होगा? फिर 4 इज लेस देन 5 होगा, एंड 5 इज लेस देन 5 नहीं हो सकता। 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का कुछ भी नहीं होगा, इज लेस देन कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, सो ये हो गया रिलेशन इज लेस देन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू आर हो गया रोस्टर फॉर्म में। इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर क्या होगा? इनवर्स ऑफ आर विल बी ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये इसमें सेट बी के एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे डोमेन बन जाएंगे, और सेट ए के एलिमेंट्स रेंज बन जाएंगे। तो 5 इज ग्रेटर देन 1, सबसे पहले 5 इज ग्रेटर देन 1, फिर 5 इज ग्रेटर देन 2, फिर 5 इज ग्रेटर देन 3, सही है ना? 5 इज ग्रेटर देन 3, फिर 5 इज ग्रेटर देन 4, ये आएगा। इसे इसके बाद क्या आएगा? 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3, बस, और कुछ भी नहीं आएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, आर एंड आर इनवर्स। चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, ये लग रहा है, अच्छा लग रहा है कुछ। Let A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and R be the relation on A defined by R x comma y such that x belongs to capital A, y belongs to capital A and x plus 2y is equal to 10। अच्छा, x plus 2y is equal to 10, x और y दोनों A से बिलोंग करते हैं। Find the domains and range of R and R inverse after expressing them as set of ordered pair। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, और उसमें हमने मतलब वो इनवर्स वाला जो थोड़ा दिमाग में था, वो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है। सो लेट अस राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर x की जगह मैं 1 लूँ तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू 9 में y इससे बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, x की जगह मैं 2 लेता हूँ। ठीक है, तो when x is equal to 2, when x is equal to 2, 2 plus 2y is equal to 10, 2y is equal to 8 and y is equal to 8 by 2 which is 4, y is equal to 8 by 2 which is equal to 4। ठीक है ना, तो ये तो एक हो गया। x की जगह पे मैंने एक नंबर लिया और y की वैल्यू मैंने निकाली, 4 आई। ठीक है, सो 2,4 मानता हूँ मैं ये। x की जगह में जब मैं 3 लूँगा तो 2y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। x की जगह मैं 4 लूँगा, हाँ, तो x 2 का मल्टीपल होने वाला है। x की जगह जब मैं 4 लूँगा तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आएगा,
सो 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, सो 4,3। अब x की जगह 5 नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है x मल्टीपल ऑफ 2 है, तो x की जगह मैं 6 लूंगा, 6 है यहाँ पे, तो 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। x की जगह मैं 6 लूंगा तो 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, करेक्ट। x की जगह मैं 8 लूंगा तो 2y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 8,1। तो ये हो गया रिलेशन r, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अच्छा, r इनवर्स क्या होगा? r इनवर्स, ये बहुत अजीब है यार, r इनवर्स इसमें कैसे होगा? x की जगह मैं 4 लूंगा तो y की जगह क्या आएगा? मुझे y की जगह आएगा, x की जगह अगर मैं 4 लूंगा तो y की जगह आएगा 3। अच्छा, y की जगह मैं अगर 2 लूंगा, y की जगह मैं 2 लूंगा तो x की जगह क्या आएगा? ओके, तो मुझे अभी क्या करना है पता है? मुझे y की जगह नंबर्स डालने हैं और x की वैल्यू निकालनी है। चलो करते हैं। y की जगह मैं 1 लेता हूँ। अगर y की जगह मैंने 1 लिया तो x की जगह क्या आएगा? 8। तो मैं लिखूंगा 1,8, जो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। रेंज डोमेन बन गई, डोमेन रेंज बन गई, ठीक है। y की जगह मैं अगर 2 लूंगा तो x की जगह आएगा 6, तो 2,6। y की जगह अगर मैं 3 लूंगा तो x की जगह आएगा 4, सही है ना। y की जगह अगर मैं 3 लूंगा, x की जगह आएगा 4, और y की जगह अगर मैं 4 लूंगा तो x की जगह आएगा मुझे 2। y की जगह मैं और कुछ नहीं ले सकता, y की जगह 6 नहीं ले सकता, y की जगह 5 भी नहीं ले सकता, ठीक है। सो ये हो गया इनवर्स। चेक करते हैं, 2,4,4,3,6,2,8,1 और 1,8,2,6,3,4,4,2 उल्टा एक दूसरे का। ओहो, 2,4,4,3,6,2,8,1 4,2,3,4,2,6,1,8, बिल्कुल सही। सही है, समझा तुम्हें? मेथड समझा? नहीं समझा तो फिर से देखो ये पार्ट कैसे मैंने सॉल्व किया। हमारा आंसर तो मैच कर रहा है। वो लोग ने पूरा रिजेक्टेड और ये वो करके ऐसे लिखा है, ठीक है। एग्जाम में इट्स सी डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। इतना ज़्यादा ना मुझे लगता है कि इसमें लिखने के लिए पीछे एफर्ट देना, ये 2 मार्क का क्वेश्चन अगर रहेगा तो यू डोंट हैव टू, यू हैव टू शो दीज ओवरऑल कैलकुलेशन। जैसे x की जगह मैंने और एक लेके किया था, x की जगह 6 लेके किया था और x की जगह 8, बस ये 4 इक्वेशन दिखा दो, 4 ऑपरेशंस दिखा दो, कैलकुलेशंस, और डायरेक्टली सेट लिख सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट मच। चलो क्या है ये, let a is equal to 1 2 3 4 5 6, define a relation from a to a by r is equal to x comma y, ये तुम्हारा रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, such that y is equal to x plus 1, depict this relation by arrow diagram and write down the domain, codomain and range of r। बहुत इजी है। तुम्हारा जो सेकंड एलिमेंट है, जो दोनों एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेंगे, सेकंड एलिमेंट शुड बी फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1, सेकेंड एलिमेंट शुड बी फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1, सो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। हो सकता है ना, क्यों नहीं, एक्स और वाई दोनों सेट ए से हो सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं, मतलब 1,1 हो सकता है। नहीं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अगर है, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 2,1 हो सकता है, 1,1 नहीं हो सकता, 2,1 हो सकता है, 3,2 हो सकता है। नहीं, लेकिन x को पहले लिखना है और y को बाद में लिखना है। हाँ, तो 1,2 लिखेंगे हम। देखो बहुत इजी है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक कम होना चाहिए, या दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक ज्यादा होना चाहिए। तो जो रिलेशन होगा इट विल बी लाइक, पहले x लिखना है फिर y लिखना है, तो 1,2, फिर 2,3, फिर 3,4, फिर 4,5 और फिर 5,6। करेक्ट, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, मुझे तो सही लग रहा है। अच्छा, इसको एरो डायग्राम से बता दो, तो एरो डायग्राम में दोनों ओवल्स बनाओगे तुम ऐसे, बता देता हूँ मैं तुम्हें।
ये पहला ओवल और यहाँ पे दूसरा ओवल, ठीक है। और दोनों में तुम्हें लिखना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसा होगा ये रिलेशन एरो डायग्राम से। अच्छा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन होगा 1 2 3 4 5, कोडोमेन होगा 1 2 3 4 5 6 और रेंज होगा 2 3 4 5 6। सही है। चलो चेक करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, रेंज 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। Show that the relation is greater than on the set of all real numbers is transitive, but it is neither reflexive nor symmetric. देखो, is greater than transitive है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव 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 वो तुम्हारा लास्ट वाला है मेरे ख्याल से, मतलब वो तीन एलिमेंट वाला। यस, ग्रेटर देन ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज एनी नंबर इज नॉट ग्रेटर देन इटसेल्फ। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि एक नंबर अगर जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू है, लेकिन 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और कोई भी नंबर खुद से ग्रेटर नहीं होता, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों है? तीन नंबर लेते हैं हम लोग, 5 3 and 1। तो 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 is greater than 1, and therefore we can say that 5 is greater than 1, राइट। ऐसे तीन नंबर का अगर हम लोग रिलेशन बनाए तो पॉसिबल है, मतलब इट इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। बट ये प्रूव कैसे किया है लोग ने? हमने तो ओरली समझ के प्रूव किया, कैसे लिखना है इसको। अच्छा, it is transitive because if a is greater than b and b is greater than c, it means that a is greater than c. Since no real number is greater than itself, it is not reflexive, and a is greater than b does not imply that b is greater than a. When a and b are distinct real numbers, the relation is not symmetric. Simply लिखा है, बहुत simply लिखा है। Consider the set A, B, C given. Give an example of relation R on set A which is reflexive and symmetric but not transitive. अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो मुझे लगता है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू वाला था वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी एक्चुअली। इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ डिवाइजर ऑफ नहीं चलेगा, इज अ मल्टीपल ऑफ ये भी नहीं चलेगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। और क्या हो सकता है? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ए बी एंड सी। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आई थिंक देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं डायरेक्टली, इतना सोच के वीडियो को लंबा करके कोई मतलब नहीं। अरे ये क्या किया है लोग ने? ये तो इजी एकदम, क्या सिंपल बना दिया यार। व्हाट इज दिस? चलो देखते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चाहिए तो ए बी बी और सी सी होना चाहिए। अच्छा, सिमेट्रिक
मतलब ए बी होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, सी बी होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक वाली सारी ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख दी। अच्छा, ट्रांजिटिव, क्योंकि ए सी नहीं है इसके लिए ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो ए है, ए क्यों है इसमें? ए बी है, बी ए है, बी बी है। ट्रांजिटिव ए सी नहीं है इसमें, तो ट्रांजिटिव कैसे हुआ है? नहीं, मेरे हिसाब से सेकंड वाला रॉन्ग है। अगर ऐसे ही लिखना है एंड वी वांट टू राइट, let me show you the question. We want to write the ordered pair such that of angle of the set ABC such that they are symmetric and transitive but not reflexive. Not reflexive बोला है ना क्लियरली, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, सिमेट्रिक। ठीक है, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए कॉमा सी, सी कॉमा ए, बी कॉमा सी कॉमा बी। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सॉरी सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि ए और बी का रिलेशन है, बी और ए का भी है, ए और सी का है, सी और ए का भी है, बी और सी का है, सी और बी का भी है। और ट्रांजिटिव की भी है, क्योंकि ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, तो ए और सी का रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर ये है। और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब ये सेकंड का आंसर है। थर्ड का आंसर मैं बताता हूँ। थर्ड का आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ए ए बी, बी बी, बी सी, सी सी एंड ए सी। देखो ए बी बी और सी सी ये दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव बिकॉज ए टू बी इज रिलेटेड, बी टू सी इज रिलेटेड एंड दैट्स व्हाई ए टू सी इज आल्सो रिलेटेड। तो ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि बी ए नहीं है इसमें, और सी बी नहीं है, और सी ए भी नहीं है। सो दिस इज माई, अकॉर्डिंग टू मी द थर्ड शुड बी। वो लोग का थर्ड भी अलग है मेरे से, सो आई डोंट कंसिडर दिस टू बी करेक्ट। वो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। Let R be the relation of the set Z of all integers defined by R is equal to A comma B such that A comma B both belong to Z and A minus B is divisible by any natural number n belonging to set n. अच्छा, मतलब दो ऐसे नंबर लेने हैं सेट ऑफ इंटीजर से जिनका डिफरेंस नेचुरल नंबर से डिविजिबल हो। अच्छा, तो प्रूव करना है कि ए कॉमा ए belongs to the relation R for all integers belonging to set Z, for all A belonging to set Z, set of integers। अच्छा, देखो A कॉमा A अगर तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर है, तो A कॉमा A अगर तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर है, तो उसमें अगर रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश करें A माइनस बी, तो A माइनस ए कितना हो जाएगा? जीरो। इज जीरो डिविजिबल बाय ऑल natural numbers? Yes, zero divided by any natural number will give you zero. Anything divided by zero will be undefined, not defined. ठीक है, तो since a comma a when applied in the relation a minus b gives you zero, and zero is divisible by any natural number, hence a comma a belongs to this relation। ठीक है, तो ये a comma a सही है। अच्छा, a comma b belonging to the relation implies that b comma a also belongs to the relation for all a and b belonging to z। देखो a कॉमा बी, सपोज हम लोग एक दो इंटीजर ले लेते हैं, 2 and 5। ठीक है, सो 2
2,5 ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है। ये हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है। कैसे? क्योंकि 2 - 5 कितना होता है? 2 - 5 होता है -3। और -3 किससे डिविजिबल है? नेचुरल नंबर 3 से। किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगा तो भी चलेगा। क्या आता है? -1। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा लेता हूँ 5 - 2 सॉरी 5,2, तो मुझे मिलता है हमारे रिलेशन के डेफिनेशन से 5 - 2 विच इज 3, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, जो मुझे 1 देता है। तो मतलब मैं किसी भी ऑर्डर में मेरी ऑर्डर्ड पेयर को लिखूं, हमेशा वो रिलेशन से बिलोंग करेगा ही, फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, राइट? तो ये भी ट्रू है। अच्छा, a comma b belonging to the relation R and b comma c also belongs to the relation R implies that a comma c also belongs to the relation R। चलो चेक करते हैं। पहला मैं ले लेता हूँ 3,5, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर लेता हूँ 5,7, और तीसरा ऑर्डर के पेयर इससे बनेगा 3,7। सही है ना? 3,7 करेक्ट है। 3,5 फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी। 3 - 5 कितना होता है? -2। सो यहाँ पे 3 - 5 -2 होता है, 5 - 7 भी -2 होता है, और 3 - 7 होता है -4। और ये सारे नंबर्स किसी एक नेचुरल नंबर जैसे कि 2 से डिविजिबल है। तो मतलब अगर इसको a और इसको b मान ले, इसको b और अगर इसको c मान ले, तो ये a और ये c हो जाएगा। So a and b has a specific relation such that a minus b is divisible by a natural number. B and c has a specific relation in which b minus c is also divisible by a natural number, the same natural number. Then a and c will also have the same relation where a minus c will be divisible by the same natural number. Hence, we can say that number 1, number 2, and number 3, these are true for any these are कैसे बोलूँ मैं इसको? The given relation is true for any ordered pair from the set of integers, any ordered pair for the set of integers। ठीक है। बट इसको प्रॉपरली लिखना कैसे है? तो यहाँ पे लिखा है वो लोगों ने, अगर तुम इसको देखोगे प्रॉपर सेंटेंस में लिखा है, उसका मीनिंग वही है जो मैंने तुम्हें बताया था। कोई भी इंटीजर हो, उसको खुद से ही माइनस करोगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो तुम्हें ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो हर एक नेचुरल नंबर से डिविजिबल है। इसलिए a कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन। मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या है? वो है रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अगर दो इंटीजर ले लो, तो a माइनस बी अगर किसी नेचुरल नंबर से डिविजिबल है, तो माइनस ऑफ b माइनस ए भी वो नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब b माइनस ए भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब b कॉमा ए भी वो रिलेशन को बिलोंग करता है। तो अगर a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो b कॉमा ए भी उस रिलेशन से बिलोंग करता है। मतलब ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है। और अगर तीन रैशनल नंबर ले लें, तो और जैसे कि ए बी सी, और a माइनस बी और b माइनस सी अगर इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब ए बी और ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो a माइनस बी और b माइनस सी किसी एक नेचुरल नंबर से डिविजिबल होंगे। मतलब इन दोनों का सम भी उस नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब a माइनस सी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगा। देयरफॉर a कॉमा सी विल बिलोंग टू द रिलेशन। हेंस, अगर a कॉमा बी वो रिलेशन से बिलोंग करता है और b कॉमा सी भी वो रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इट इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी भी वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। जो मैंने बताया था दैट इज लाइक एक कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, बट इन्होंने कैसे लिखा है, इसको लिखना कैसे है, ये दिखाया है। सो दैट इज गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट व्हेन यू फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो ये। The relation is parallel to on the set of all coplanar straight line is an equivalence relation। बहुत इजी है। देखो,
ये 3 लाइन है, ठीक है, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। लाइन ए खुद से ही पैरेलल है, लाइन बी खुद से ही पैरेलल है, लाइन सी खुद से ही पैरेलल है। कोई भी लाइन खुद से पैरेलल होती है, इसलिए ये रिलेशन इज पैरेलल टू जो रिलेशन है ऑन अ सेट ऑफ ऑल कोप्लेनर लाइंस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, लाइन ए अगर बी से पैरेलल है तो बी ए से पैरेलल होगी, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और अगर लाइन ए बी से पैरेलल है, लाइन बी सी से पैरेलल है, तो ए भी सी से पैरेलल होगी, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, इसलिए इसको को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है देखो इसको, बहुत इजी है, राइट। जैसे जो जो मैंने बोला वही लिखना है, सिर्फ नाम उन लोगों ने जो लाइन का लिया है वो LMN लिया है, नथिंग एल्स। ओके हॉट्स, देख लेते हैं ये क्या है। लेट m be a given positive integer, prove that the relation congruence modulo m। congruence modulo सुना हुआ लग रहा है, congruence modulo सुना हुआ लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी। on the set z of all integers defined by a, ये जो सिंबल है 3 लाइन का, इट इज अ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर, ठीक है। a congruence modulo b mod m means a minus b is divisible by m is an equivalence relation। पहले तो देखते हैं congruence modulo m का एक्चुअल मीनिंग क्या है। लेट्स लुक एट द आंसर। The relation, the 3 lines, that is mod m on z is reflexive for because for any integer a we have a minus a belongs to 0, which is divisible by m, where m is an integer. So a is in congruence modulo with a mod m for all a belonging to z. It is symmetric because if I write a is in congruence modulo b mod m, which means that a minus b is divisible by m, which means that minus of a minus b is divisible by m, which means that b minus a is divisible by m, which means that b is in congruence modulo with a mod m। ठीक है, मतलब अगर ये ट्रू है इसका मतलब है कि ये भी ट्रू है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा, ट्रांजिटिव क्यों? क्योंकि a is in congruence modulo with b mod m and b is in congruence modulo with c mod m। इसका मतलब है a minus b is divisible by m and b minus c is divisible by m। इसका मतलब है इन दोनों का सम भी divisible by m होगा, इसका मतलब है a minus c divisible by m होगा। and this implies that a is in congruence modulo with c mod m, hence congruence modulo m is एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है। चलो नेक्स्ट। In the set of n of all natural numbers, let a relation R be defined by R is equal to x comma y such that x belongs to natural number, y belongs to natural number, and x minus y is divisible by 5. Prove that R is equivalence relation। ठीक है, तो x और y दोनों अलग अलग नंबर्स है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 से डिविजिबल है। इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक ही एलिमेंट लेना पड़ेगा, मतलब जो हमारी ऑर्डर्ड पेयर होगी वो x कॉमा एक्स होगी। ठीक है, तो x कॉमा एक्स अगर ऑर्डर्ड पेयर है, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 5। 0 क्या है? इट इज डिविजिबल बाय 5। 0 क्या है? डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, तो अगर कोई भी मैं नंबर ले लूं और उसको खुद से ही सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो आंसर आएगा वो 0 होगा और वो डिविजिबल बाय 5 होगा। इसके लिए R इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सपोज मैं लेता हूं दो इंटीजर्स x कॉमा वाई, ठीक है,
which implies that x comma y, sorry, x minus y, x minus y is divisible by 5, which implies that minus of x minus y is divisible by 5, which implies that y minus x is divisible by 5, and therefore y minus x belongs to the relation, which means that therefore R is सिमेट्रिक, है ना, जैसे पहले प्रूव किया था वैसे ही लिखा है। और ये ट्रांजिटिव क्यों होगा ये ट्रांजिटिव? देखो, तो मैं मानता हूं कि x कॉमा वाई कॉमा जेड ये मेरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो x कॉमा वाई विल बिलोंग टू द रिलेशन दैट इज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, x माइनस वाई डिविजिबल है 5 से, ठीक है। सो एंड y माइनस जेड कॉमा y कॉमा जेड also belongs to the relation, so y minus z is also divisible by 5, ठीक है। so x minus y plus y minus z will also be divisible by 5, ठीक है। therefore x minus z is divisible by x minus z is divisible by 5, x minus z is divisible by 5, and therefore x माइनस जेड अगर डिविजिबल है 5 से तो हम लिख सकते हैं एंड देयरफॉर x कॉमा जेड बिलोंग्स टू द रिलेशन। मतलब ये जो रिलेशन है ये क्या है? ट्रांजिटिव, राइट। जैसे पहले वो लोग ने सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही मैंने वही मेथड में सॉल्व किया, राइट। चलो, अगर ये सिमिलर होगा तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, ठीक है। इफ आर इज अ रिलेशन इन n क्रॉस n, आर इज अ रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय a comma b r c comma d if and only if ad is equal to bc in equivalence relation। डिफाइंड बाय a comma b r c comma d का मतलब क्या होता है ये नहीं बताया। इफ एंड ओनली इफ ad is equal to bc in is an equivalence relation। अच्छा, पहले तो ये लिखते हैं AD is equal to BC is an equivalence relation। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि A by B is equal to C by D is reflexive, symmetric and transitive। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अच्छा, ये ABCD क्या है? ये दीज आर बेसिकली नेचुरल नंबर्स, राइट। ये नेचुरल नंबर्स है। ये कौन से नेचुरल नंबर है? अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव है, इसका क्या मतलब है? ये अगर ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक? सो आई कैन नॉट, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सो आई थिंक आई हैव टू चेक द आंसर। एक ही तरीका है। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू बी ए,
फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर करेक्ट है. सो ए बी इज इन रिलेशन विथ ए बी. सो आर रिफ्लेक्सिव है. बहुत बढ़िया यार, बहुत सही. जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो लोग ने एक मिनट में प्रूव कर दिया. तो देखो वो लोग ने ये फॉर्म में लाया भी नहीं है, मुझे लगा ये फॉर्म में लाना पड़ेगा. व्हाट दे हैव डन इज हियर दे हैव टेकन AD is equal to BC, right? So they have taken two numbers, which is A and B. And if you take only two numbers and apply this particular relation, you get AB is equal to BA. AB is equal to BA लिखा है, करेक्ट. ठीक है, मतलब मैं दो नंबर को अगर ले लूँ और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूँ नेचुरल नंबर के सेट में से, तो मुझे आंसर सेम मिलेगा, राइट? तो इसका मतलब है एक दो नंबर्स को खुद ही के साथ आपस में किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने से आंसर अगर सेम मिलता है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक कैसे? अगर ए बी इज इन रिलेशन विथ सी डी, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. तो अगर मैं सी डी इन रिलेशन विथ ए बी लिखूंगा तो क्या आएगा? सी इंटू बी इज इक्वल टू डी इंटू ए फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. तो पहले क्या आया था? ए डी इज इक्वल टू बी सी. यहाँ पे क्या आया? डी ए इज इक्वल टू सी बी. मतलब चार नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख के किसी भी ऑर्डर में अगर तुम, मतलब उल्टे ऑर्डर में भी अगर तुम मल्टीप्लाई करके उस रिलेशन के हिसाब से चेक करोगे तो आंसर सेम आएगा. दैट मीन्स if we have a comma b is in relation with c comma d, it implies that c comma d is also in relation with a comma b for all a b c d belonging to natural number, and that's why r is symmetric. अच्छा, यहाँ पे they have taken three pairs. AB is in relation with CD if and only if CD is equal to BC for all ABCD belonging to natural number. CD is in relation with EF if and only if CF is equal to DE for all CDEF belonging to natural number. That means AB is in relation with CD and CD is in relation with AB, implies that AB is in relation with EF. क्यों पता है? यहाँ पे लिखा है उसका रीजन. बिकॉज AD इंटू सी एफ, अगर ये दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? BC इंटू DE. BC इंटू DE क्या क्या कट हो जाएगा? C कट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से, और D कट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से. क्या मिलेगा? AF इज इक्वल टू BE. इसका मतलब है A कॉमा B इज इन रिलेशन विथ E कॉमा F. ठीक है, इसके लिए R ट्रांजिटिव है. हेंस रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी. ठीक है, एंड देन देयर इज दिस फाइनल एक्सरसाइज. ओके, और भी कुछ था. लेट मी सी. इसी चैप्टर में था तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा. सो जो इससे पहले एक्सरसाइज थी ऑर्डर्ड पेयर वाली, उसमें कुछ बच्चों को डाउट्स थे. सो लेट्स क्लियर दीज डाउट्स. ओके, तो अभी मैंने चेक किया तो जो डाउट्स है वो फिजिक्स होमवर्क में है, मैथ्स में नहीं है. सो बेसिकली हमारे मैथ्स का जो सेकेंड चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट अभी कंप्लीट हो चुका है. एंड ये जो होमवर्क है आई एम गोइंग टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू इन द ग्रुप. और इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज फंक्शंस, एंड दैट इज लाइक वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक. 11th में भी है, 12th में भी है, और 11th में फंक्शन की डोमेन और रेंज ढूंढने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें करने हैं. सो वी आर गोइंग टू डू दैट नेक्स्ट. एंड फिजिक्स का होमवर्क मोस्टली बहुत लोगों ने सबमिट किया है, कुछ लोगों को डाउट्स हैं. सो दैट आई एम गोइंग टू क्लियर विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फिजिक्स. So that's it for this video. All right, bye bye.